नमस्ते, बहुत-बहुत नमस्कार। तो इस चैनल पे तो रेगुलर वीडियो आप लोग के लिए आता है कंपटीशन का और राणा सर लेके आते हैं, लेकिन अभी नए-नए जुड़े हैं हम राणा सर के साथ और मैं इस चैनल पर अब रेगुलर आप लोगों के लिए विज्ञान लिखा हुआ भी है टॉपिक, विज्ञान की क्लासेस लेके आया करूँगा। हर एक टॉपिक, हर विषय का जो भी आप लोगों का टॉपिक है और कंपटीशन के लिए जितना ज़रूरी है। हर तरह का कंपटीशन हो, सीजीएल तक के लेवल का आपको जितना ज़रूरी है विज्ञान से क्वेश्चन आता है और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे पिछले वर्षों में कई प्रश्न आए हुए हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और उसके बाद हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज़ आप लोगों का एक मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन भी लेके आऊँगा और उसमें आप लोग का प्रैक्टिस होगा। आप लोग हम लोग से डायरेक्ट लाइव क्लास में भी जुड़ेंगे और लाइव क्लास जब मैं लूँगा तो उसमें आप लोग के लिए प्रश्नोत्तर का काल रहेगा और उसमें मैं ऐसे प्रश्न जो बराबर एग्जाम में आते हैं वो लेके आऊँगा, उनका पीडीएफ के द्वारा या फिर मैं क्लास में सॉल्व भी करूँगा, आपस में हम लोग बातचीत भी किया करेंगे। और फिर अभी पिछले कुछ दिनों से छात्रों का ही डिमांड था बहुत ज़्यादा कि सर विज्ञान का क्लास शुरू करना है, तो राणा सर बोले कि ठीक है, विज्ञान की क्लासेस शुरू किया जाएगा। और छात्रों का डिमांड है कि जीव विज्ञान शुरू किया जाए, जीव विज्ञान का डिमांड आया है, तो उस हिसाब से जीव विज्ञान शुरू करेंगे हम लोग। जीव विज्ञान, सबसे पहले इसको समझना है कि जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान का सबसे इसका बेसिक आप समझ जाइएगा। विज्ञान में सबसे बढ़िया यही है कि आपको कुछ अपने से एक्स्ट्रा कुछ मेहनत नहीं करना है, बस ध्यान से सब चीज को एकाग्रता से सुनते जाना है, आत्मसात करना है और उसी विषय पे आपका धीरे 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 समय अंतराल में पाइएगा कि उस पर अच्छा कमांड आपका बनते गया और वह विषय आपका फिर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन में मददगार होगा। तो जीव विज्ञान में हमको पढ़ना है जीवन के बारे में। जीव और जो भी जीव है उसमें क्या है, जीवन है। तो जीवन के बारे में हम लोग शुरू करेंगे कि किस तरह से जीवन का शुरुआत हुआ और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जीव विज्ञान में शुरू कर रहे हैं हम लोग जीवन के बारे में। और जीवन के बारे में हर किसी को जानना है, चाहे वह बच्चा पहली कक्षा का हो, 10वीं कक्षा का हो या फिर अपना उम्र गुजार चुका हो, 80 वर्ष का भी उम्र हो, किसी के लिए भी जीवन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जीवन के बारे में जानेगा तब उससे एक समझ विकसित होगी जो उसे बताएगा कि इस जीवन से विज्ञान का किस तरह से उद्भव हुआ है और उसमें क्या क्या अभी आगे की ओर नई नई प्रयोग हो रहे हैं और उससे क्या हम लोग ज्यादा मात्रा में सीख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्लास का बच्चा हो, 1 से लेकर 10 तक का भी बच्चा आसानी से समझ सकता है क्योंकि एकदम बेसिक से शुरू होगा। जो भी क्लास चलेगा आपका एकदम बेसिक से चलेगा, एकदम फंडामेंटल बेसिक हर चीज को बताऊंगा एक एक पॉइंट वाइज, हर एक छोटा छोटा भी चीज जिसपे कि समझ बने। क्वेश्चन बाद में बनेगा, पहले एक बार आपका अगर समझ बन गया तो क्वेश्चन अपने आप उससे देखिएगा कि समझ के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करने का आप में जो क्षमता है डेवलप होते जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए 1 से 10 तक का बहुत सारे बच्चे हैं जो सही से पढ़ाई नहीं कर पाए, उस समय शायद पढ़ने के लिए उतनी उत्सुकता न रही हो या फिर शिक्षकों का भरपूर योगदान न हुआ हो उनके लिए, या कहीं पे कोई कमी हो, तो उनके लिए भी स्पेशली है कि यहाँ पे हर चीज को बेसिक से सीख सकते हैं और उनके लिए पूरा भरपूर मौका मिलेगा यहाँ। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये नहीं किए हैं, सीधे कंपटीशन के लिए या जो भी प्रतियोगिता है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फिर से इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो 1 से 10 तक के बच्चे हैं वो देखेंगे तो उनके लिए और ज्यादा फायदेमंद होगा, ताकि दोबारा से फिर यही सब चीजों में आपका समय बर्बाद ना हो। और एक बार इसको आत्मसात कर लीजिए, आपको जीवन भर काम देगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे जीवन से। ठीक है, जीवन जिसके अंदर हो उसको क्या बोलते हैं, जीवित। और जिसमें जीवन ना होगा उसको बोलते हैं निर्जीव। जीवित को सजीव भी बोलते हैं। तो दो चीज ध्यान रखना है, कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। ठीक है, जो सजीव होगा उसमें जीवन होगा, उसके बारे में ज्यादातर ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग पढ़ेंगे सजीव के बारे में क्योंकि उसी में जीवन होगा और जीवन से ही जीव विज्ञान की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देंगे। निर्जीव के बारे में एक समझ विकसित करेंगे और इसका निर्जीव ऐसा नहीं है कि इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसको
विज्ञान की अन्य शाखाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। निर्जीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान की अन्य शाखाओं में, ठीक है, जैसे कि रसायन शास्त्र है और भौतिकी विज्ञान है, तो वहां पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों को पूरी तरह से फोकस करना है सजीव पे, ठीक है। तो सजीव जो भी है जिसके अंदर जीवन है और वही जीव विज्ञान का हिस्सा होगा, उसमें हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर सजीव है कौन, क्या ऐसी खूबी होगी, ऐसी विशेषता होगी जो किसी भी आइडेंटिटी को क्या बना देगा, लिविंग ऑर्गन बना देगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग कौन है, सजीव कौन है, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। इसकी विशेषता क्या है, पहली विशेषता है इसमें कि जो सजीव है उसमें विकास देखा जाता है। क्या देखा जाता है, विकास, एक तरह का विकास हो रहा होता है उनमें, ग्रोथ हो रहा होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों के लिए बता दिया जा रहा है, और बाकी दोनों विषयों का समझ रखना है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में क्या है आपके लिए हिंदी में जरूरी है और इंग्लिश भी जरूरी है, दोनों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता ही है, तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो विकास होता है, जैसे निर्जीव के तौर पे देख लीजिए, ये एक मार्कर है, ठीक है, मार्कर ही है, तो ये मार्कर में कभी विकास नहीं होगा। अभी मान लीजिए इसकी लंबाई 5 इंच है, 6 इंच है, 4 इंच है, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ महीने बाद इसकी लंबाई बढ़ जाएगी या इसकी लंबाई छोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वही सजीव है, तो सजीव में अगर पादप जगत में देखें तो एक पौधा है, खास समय अंतराल के बाद इसका भी ऊंचाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर एक मनुष्य है, तो एक समय बाद मनुष्य का भी क्या होगा, लंबाई चौड़ाई बढ़ेगा, हर तरह से इसके अंदर विकास होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो इसके अंदर है कि सजीव आखिर है कौन, जिसमें विकास होगा, जिसमें दिखेगा, और ये विकास किस तरह से होगा, अंदरूनी तौर पे इंटरनल ग्रोथ होता है, इंटरनल ग्रोथ होता है, अंदर से ही उसमें क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। जैसे कहीं कहीं पे इस तरह से पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ जम गया, तो कह सकते हैं कि इसका तो लंबाई बढ़ गया, लेकिन ये बाहरी है, ये एक्सटर्नल है, बाहरी कारक यहाँ काम कर रहा है। कौन सा कारक है, बाहरी, बाह्य कारक, इसको बोलते हैं बाह्य कारक। तो बाह्य कारक के द्वारा विकास जो है वो सजीव में नहीं होता है, सजीव में जो विकास होगा वो अंदरूनी, जो इसका आंतरिक कारक होगा उसी के द्वारा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें समझना है कि उसके अंदर क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। दूसरा जो इनका खूबी है, इनके अंदर प्रजनन करने की क्षमता होती है। कौन सी क्षमता होती है, प्रजनन करने की क्षमता होगी, ठीक है। जो सजीव होगा वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन, प्रजनन करके अपनी संख्या को, अपनी जाति को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और लगातार उनमें इस तरह की क्षमता होगी। इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं, जरूरी नहीं कि जो सजीव है वो हमेशा प्रजनन करेगा ही, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो सजीव तो हैं लेकिन प्रजनन नहीं करते हैं, लेकिन अधिकांशतः वैसा अपवाद वाला हम लोग को अभी ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि अभी लोग हम एक आम समझ बना रहे हैं विज्ञान के बारे में, जहां अपवाद आएगा, जहां क्वेश्चन उस तरह का अपवाद से बनता है, वहां उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उनमें क्या खूबी है कि वो प्रजनन प्रजनन करते हैं, और प्रजनन करके अपनी पीढ़ी को एक पीढ़ी से आगे बढ़ाते हैं, अपनी संख्याओं को हमेशा निरंतर एक तरह से बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो दो खूबी हो गया, एक तो उनके अंदर विकास होता है, दूसरा प्रजनन होता है, तीसरा उनके अंदर समझ होती है। क्या होती है, समझ होती है। सजीव निर्जीव में जो सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है वो क्या है कि उनमें समझ होती है। जैसे ये मार्कर है, यहाँ पे है, इसको मैं ऐसे करूं, किसी भी तरह से इसको मोड़ दूं, इसको छोड़ दूं, जमीन पे गिरा दूं या हवा में उछाल दूं, ये उस रेस्पॉन्स में, इस जो मैं करूंगा उसके रेस्पॉन्स में कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो सजीव होगा उसके अंदर कुछ समझ होगा, ठीक है। अगर कोई एक जानवर है, उसके ऊपर आप उसको बुलाइएगा प्यार से तो आपके नजदीक आ जाएगा, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ समझ है, और उस समझ के हिसाब से वो क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रतिक्रिया का कारण क्या है, तो समझ है, और समझ किस में विकसित हो रहा है, सजीव में ही विकसित हो रहा है, निर्जीव में तो विकसित हो ना रहा है, ठीक है। ये हो गया। चौथा जो है ये भी बहुत जरूरी है, और ये है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया।
और ये अभिक्रिया होगा कहाँ? ये अभिक्रिया होगा आपके शरीर में। तो जो भी प्राणी होगा उसके शरीर में एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को समझना है कि हर प्राणी, जो भी प्राणी बना है, उसकी सबसे मौलिक इकाई जो है वो क्या है? कोशिका है। सबसे मौलिक इकाई है कोशिका। और कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका के अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमेशा निरंतर होती रहती है, जो उस कोशिका को जीवित रहने में, उस कोशिका को जीवन प्रदान करता है, ये अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया जब तक होते रहेगा तब तक वह कोशिका जीवित है, तब तक वह प्राणी सजीव है। और ये अभिक्रिया बंद हो जाना, इसका मतलब कि वह अब सजीव नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया? निर्जीव हो गया। तो इसमें हम लोग चार चीज देखें कि सजीव क्या है और कौन सजीव है, कौन निर्जीव है। इसमें ध्यान यही देना है कि सजीव जो होगा, कम से कम उसके अंदर एक तरह का विकास हो रहा होगा, ग्रोथ हो रहा होगा, डेवलपमेंट हो रहा होगा, और वो आंतरिक कारणों से हो रहा हो। दूसरा क्या है? प्रजनन करने की क्षमता हो, एक निश्चित समय अवधि के बाद वो प्रजनन करने के लिए क्या हो सके? योग्य हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ अपवाद है, लेकिन उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अपवाद से क्वेश्चन जहां पे आएगा, सेम पॉइंट को मैं बता दूंगा, वो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है। तीसरा जो है समझ है, उनमें एक आपस समझ होती है, उनका मानविक चेतना जो होता है, जानवरों में भी जो चेतना होता है, चेतना का विकास हो गया होता है, तो यहाँ पे आप चेतना भी लिख सकते हैं। ठीक है। और चौथा जो है रासायनिक अभिक्रिया, जो उनके शरीर में, जो उनकी कोशिकाओं में हो रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। चार है, इसको आप लिख लीजिए। और ये आपको से डायरेक्ट इससे क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है कि सजीव का जो है क्या विशेषता है, तो ये चार ऑप्शन दे सकता है, इस तरह से आपसे पूछ सकता है कौन सा ऐसा विशेषता है जो हर सजीव में होगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो हर सजीव में रासायनिक अभिक्रिया तो होगा ही, क्योंकि सजीव बोलेंगे ही उसको जिसके अंदर क्या हो? कोशिका हो। कोशिका से ही सजीव का निर्माण होगा, और कोशिका में जब तक रासायनिक अभिक्रिया होगा तब तक वह सजीव है। अगर रासायनिक अभिक्रिया बंद हुआ तो वो सजीव नहीं रहा, निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हर सजीव में होता ही है। दूसरा है समझ, चेतना का स्तर। पेड़ पौधों में चेतना का स्तर कम होगा, जानवरों में उससे कम होगा, मनुष्यों में उससे थोड़ा ज्यादा होगा। तो चेतना भी होता है, कम ज्यादा के स्तर पे होता है। ठीक है। प्रजनन की क्षमता भी होती है, सब में प्रजनन की क्षमता होती है, कुछ एक अपवाद को छोड़ के, और बाकी विकास तो होता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हर एक पॉइंट में क्या है, अभी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन देगा, लेकिन इस तरह से टर्म आपको बना के देगा ताकि उसमें आप उलझ जाए। ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। ये चार पॉइंट है, इसको आप अभी लिख लें। ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है। इसके आगे देखेंगे, ये लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है आप लोगों को कि अब जीवन के बारे में जान गए कि कौन सजीव है, कौन निर्जीव है, किस तरह से। अब देखेंगे कि जीवन की इकाई क्या है। इसमें आगे हम लोग समझेंगे कि जीवन की इकाई क्या है। जीवन की इकाई, जो सजीव है उसकी इकाई क्या है। पहले समझेंगे कि इकाई किसको कहते हैं। जैसे कोई भी वजन नापने के लिए हम लोग क्या पैमाना यूज करते हैं? केजी का। 1 केजी, केजी से नाप लेते हैं, 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी, 100 केजी, जिस तरह से। तो केजी क्या हो गया? एक पैमाना हो गया, एक इकाई हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से जो जीवन है, इसका इकाई क्या है? तो वह इकाई उसको बोलते हैं जो फिक्स हो, और जिससे बराबर इसकी पुनरावृत्ति से इसको बार 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 क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते जाएंगे, तो ये क्या करेगा? एक बड़ा इकाई बन जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे मेन जो इकाई है, जो सजीवों में इनके जीवन की मौलिक इकाई है, जिसको मौलिक इकाई भी बोलते हैं, जानते ही होंगे बच्चे। इस मौलिक इकाई को बोलते हैं कोशिका। मौलिक इकाई का नाम क्या है? कोशिका। कोशिका से ही क्या है? जीवन का शुरुआत हुआ है। कोशिका रहेगा तो वहीं पे, अभी बता ही चुका कि जहां कोशिका होगा वहां रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, और वहां पे जीवन होगा। अगर कोशिका नहीं रहा तो फिर जीवन समाप्त हो जाएगा। तो कोशिका क्या है? इकाई है। ठीक है, कोशिका के बारे में ध्यान देंगे। कोशिका क्या है? एक इकाई है, तो एक इकाई से दो इकाई जुड़ेगा, दो इकाई से तीन इकाई जुड़ेगा, इस तरह से लाखों करोड़ों इकाई जुड़ के और क्या करते हैं? पूरा एक प्राणी बना देते हैं। ठीक है,
बहुत सारे प्राणी होते हैं जो एक कोशिका से ही बन जाते हैं, कुछ होते हैं जो 2 4 10 कोशिका से बनते हैं, कुछ है जो अरबों खरबों कोशिकाओं से बने हैं। ठीक है, तो इसका स्तर अलग अलग होगा, कहीं पे 2 4 मिल रहे हैं, कहीं पे अरबों खरबों भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान देंगे। कोशिका के बारे में कुछ थोड़ा इसका इतिहास भी जान लेंगे। इसका इतिहास जानना भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। कोशिका के इतिहास के बारे में जान लेना है कि किस तरह से कोशिका को खोजा गया। सबसे पहले तो कोशिका जो है एक ऐसा इकाई है जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों से कोशिका को देखना क्या है, संभव है। इसी कारण इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का जरूरत पड़ा, माइक्रोस्कोप्स का, माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, और पुराने जमाने में उतना डेवलप माइक्रोस्कोप था नहीं। माइक्रोस्कोप डेवलप करना पड़ता था ताकि हम छोटे से छोटे इकाई को देख सके, छोटे छोटे चीजों को समझ सके, और इन्हीं छोटे चीजों में एक समझ विकसित करेंगे तो आगे जाके समग्र पूरी तरह से हम इसका सर्वांगीण विश्लेषण कर सकते हैं, पूरी तरह से इसको हर तरीके से ठोक बजा के क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सबसे पहले 1665 में, 1665 में क्या किया गया, देखा गया। देखा गया तो जो कोशिका देखा गया वो एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका को देखा गया। सजीव कोशिका को नहीं देखा गया, कोई सजीव कोई जीवित प्राणी को नहीं देखा गया है। उस समय देखा गया सबसे पहले 1665 में एक मृत कोशिका को। ठीक है, कॉर्क था ये। ठीक है, यूरोपीय देशों में एक तरह का पौधा होता है, उसमें से कॉर्क छाल निकाला जाता है, वहीं पे इसको देखा गया था सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद जीवित कोशिका को भी देखा गया है। पहले तो ये देखा गया, उसके बाद इसके बाद देखा गया जीवित कोशिका को। जीवित कोशिका को देखा गया। ठीक है, मृत कोशिका को, अच्छा इसमें वैज्ञानिक का नाम नहीं बता पाया मैं। इसमें मृत कोशिका को देखा गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने खुद से ही अपना माइक्रोस्कोप बनाया और उससे क्या किया, देखा, और मृत कोशिका को देखा, जो कॉर्क की एक छाल थी उसमें देखा, और ये डेड सेल था। इस पे ध्यान रखना है कि कोशिका जो है किस तरह का है, मृत कोशिका है, ये जीवित कोशिका नहीं है। ठीक है, तो जीवित कोशिका को देखा गया है ल्यूवेन हॉक के द्वारा। नाम क्या है, ल्यूवेन हॉक। सबसे पहले जीवित कोशिका को ल्यूवेन हॉक के द्वारा देखा गया है। ठीक है, कहाँ पे देखा गया है, तो एक तालाब में देखा गया। तालाब में गए और तालाब में जाकर वहां से कुछ सैंपल इकट्ठा किए और उसमें देखे कि उस तालाब में जो कोशिका थी वो जीवित थी, और वहीं से सैंपल लेकर के उसको तुरंत देखे। ठीक है, इसके बाद इसमें क्यों, अच्छा इसमें समय लग गया, और ये जो भी समय लगा है, यह समय लगा है किस चीज में, ध्यान रखना है, माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट में। क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप के तो हम देख ही नहीं सकते हैं। तो जब माइक्रोस्कोप को हम देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि आखिर ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही इसको देख पाना संभव है, ऐसे तो इसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा समय खर्च हो गया, जिसके कारण क्या हुआ है, माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के कारण ही क्या हो गया है कि इसको देखने में इतना ज्यादा समय लगा है। और जैसे जैसे इसके बारे में जानते गए बाद में इसमें क्या क्या देखा गया है, इसमें पहले तो कोशिका को देख लिया गया, जीवित कोशिका को ल्यूवेन हॉक के द्वारा तालाब से सैंपल इकट्ठा करके और देख लिया गया। इसके बाद फिर केंद्रक केंद्रक को खोजा गया, केंद्रक की खोज हो गई। ठीक है, उसके बाद जीव द्रव्य जो है कोशिका के अंदर होता है। अब ये अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब इसको कोशिकांग बताऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि धीरे धीरे अब क्या हुआ, जिस तरह से माइक्रोस्कोप डेवलपमेंट होते जा रहा है उस तरह से नई नए कोशिकांकों और कोशिका के और सूक्ष्म क्षेत्र को भी खोजा गया है और उस पर डेवलपमेंट किया गया है। जीव द्रव्य को देखा गया है, उसके बाद कई कोशिकांग को, डीएनए तक को भी देख लिया गया है। डीएनए की क्या संरचना है उसके बारे में भी वाटसन एंड क्रिक बाद के वैज्ञानिकों ने इसके बारे में भी देख लिया है। अभी तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तक भी मामला पहुंच चुका है। अभी तो विज्ञान जिस तरह से डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, तो विज्ञान में नई नई शाखाएं भी जुड़ते जा रही है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है क्या, कि सबसे पहले मृत देखा गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा, और जीवित देखा गया है ल्यूवेन के द्वारा। ठीक है,
यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। और बाद के वर्षों में उसके बाद केंद्रक, उसके बाद जीव द्रव्य, इन सबों को देखा गया है। ठीक है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, और जिस तरह से डेवलपमेंट होते जाएगा, धीरे 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 डेवलपमेंट होते जाएगा, और डेवलपमेंट के हिसाब से ही क्या है, नए नए शाखाएं इसमें खुलते जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ अभी बस टॉपिक शुरू ही किए हैं, अभी इसमें जो भी समस्या होगा, मान लीजिए अगर कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल डाल सकते हैं। जो भी सवाल होगा उसका यथा शीघ्र उसका जवाब देने का मैं कोशिश करूंगा। और जो भी अगर मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कई छात्रों के लिए समझने में दिक्कत कर रहा है, तो उसको फिर नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में उसको फिर क्या कर दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से डिस्कस कर लिया जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट है जो बार बार कई बच्चों को नहीं समझ में आया, उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डील कर लेंगे। और उसको आपको बताना कहाँ है, कमेंट में बताना है। जो भी आपको समझ में नहीं आया उसका क्या करना है, कमेंट्स करना है, कमेंट में जाना है, अपने सवाल को लिख देना है, और वहाँ सवाल आप छोड़ देंगे। उसके बाद उसमें अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा डाउट होगा, तो उसको तो वहीं मैं जवाब दे दूंगा। और अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको फिर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइए, हाँ, विकास देख लिए कि किस तरह से इस पे खोज चल रहा है। ठीक है, इसके बारे अब देखेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका, तो कोशिका से इसको समझने से पहले थोड़ा कोशिका के बारे में कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, सिद्धांत को समझ लेंगे तो इससे क्या होगा कि इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो है हमको मिल जाए। ठीक है, तो कोशिका के बारे में कुछ सिद्धांत दिया गया है। सिद्धांत दिए गए हैं, दो वैज्ञानिक हैं आपके, एक है स्लीडन, स्लीडन, और एक इनके साथी हैं, उनका नाम है स्वान। स्लीडन और स्वान दो वैज्ञानिक हैं। इनमें एक तो आपके जीव विज्ञान के हैं और दूसरे वनस्पति विज्ञान के हैं, और दोनों ने आपस में, दोनों अलग अलग रिसर्च कर रहे थे, दोनों रिसर्च कर रहे थे अलग अलग, दोनों का अपना अपना रिसर्च चल रहा था। लेकिन इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला और इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला, और दोनों को जोड़ करके इन्होंने क्या किया, एक तरह का कोशिका सिद्धांत दिया, जिसको सेल थियोरी भी बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सेल थियोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेल थियोरी इन लोगों ने दिया है। ठीक है, इनका क्या कहना है कि प्रकार सभी प्रकार की कोशिकाएं जो है, सभी प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, चाहे वो क्या हो, पौधों की हो या जीवों की हो, वही क्या है, जीवन की मौलिक इकाई है। जीवन की जो मौलिक इकाई है वो क्या है, कोशिकाएं ही है, मौलिक इकाई है। और इकाई के बारे में भी बता ही चुके कि इकाई क्या होता है, इकाई एक छोटा वह आइडेंटिटी जिसको बार 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 इसके पुनरावृत्ति से क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा एक बड़ा प्राणी बना देते हैं, बड़ा सिस्टम बना देते हैं। तो इसको समझना है कि इसका पुनरावृत्ति करते रहना है, जिससे बनेगा। एक से भी बन सकता है, जैसे 1 मीटर का भी हम लोग क्या करते हैं, लंबाई नाप लेते हैं, लेकिन अगर कहीं 1 किलोमीटर नापना है तो उसी मीटर को 1000 बार कर देते हैं, तो हो जाता है 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर इकाई है, लेकिन उसके पुनरावृत्ति से क्या कर दे, 1 किलोमीटर बना दिए। और ज्यादा करना है 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जैसा हमको जरूरत हो उस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो इनका क्या कहना था, जो सेल थियरी में इन्होंने बताया है कि जो भी कोशिका है, यही क्या है, जो भी पौधा और जीव है, इनके जीवन का जो मौलिक इकाई है, ये सब क्या है, कोशिका ही है। इन्हीं से इनमें पूरा का पूरा जीवन बना हुआ है। अगर कोशिका ना हो तो ये पेड़ पौधा भी, जो जीव है, जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, ये लोग भी नहीं बचेंगे। ठीक है, तो इनका जो मौलिक इकाई है वो क्या है, यही है। ठीक है, और इनके संरचनात्मक इकाई भी है, इनका जो संरचना हुआ है,
इनकी जो संरचना हुई उसका भी इकाई यही है। जैसे एक पूरा मकान है, अगर मान लीजिए, इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे एक पूरा मकान होता है, जैसे कोई भी मकान तो समझ ही रहे हैं आप लोग। अगर एक बड़ा मकान है तो एक बड़े मकान में कई लेयर में ईंटें लगी हुई होती है, कई लेयर में ईंटें लगी हुई होती है। तो इस मकान के लिए ये एक ईंट क्या है, इसकी संरचना बना रही है। क्या कर रही है? इसकी संरचना को बना रही है। तो कह सकते हैं कि ये ईंट जो है, इस पूरे दीवार की, इस मकान की इस दीवार की क्या है, संरचनात्मक इकाई है। अगर ईंट को बार बार एक दूसरे ईंट को नहीं जोड़े तो ये पूरा दीवार नहीं बन पाएगा। उसी तरह से क्या है, ये कोशिका जो है संरचनात्मक इकाई भी है, कि अगर इसी कोशिका को बार बार नहीं जोड़ेंगे तो ये जो पौधे हैं या ये जो जीव हैं, ये इनका भी निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको समझना है कि मौलिक इकाई भी है और दूसरा क्या है, संरचनात्मक इकाई भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये दोनों के लिए कह रहे हैं, पौधों के लिए भी और जीवों के लिए भी। इसका मतलब कि यहाँ से वनस्पति विज्ञान में भी रिसर्च हुआ है और यहाँ से फिर क्या है, जीव विज्ञान में भी रिसर्च हुआ है। दोनों विज्ञान में दोनों तरह के वैज्ञानिक थे, श्नाइडर और स्वान। वनस्पति विज्ञान के भी विशेषज्ञ थे और जीव विज्ञान के भी, और उन दोनों ने आपस में साथ मिल करके एक पेपर पब्लिश किया सेल थियरी से और कोशिका सिद्धांत, जिनमें बताया कि पौधा हो या जीव हो, दोनों किससे बनते हैं भाई, तो कोशिकाओं से ही बनता है, और उनकी मौलिक इकाई यही है, संरचनात्मक इकाई भी यही है। ठीक है, बाद में इसमें जुड़े हैं जिनका नाम है विर्चो। बाद में इनमें एक वैज्ञानिक जुड़े हैं जिनका नाम विर्चो है। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र हैं जो कि है कि कब हुआ, तो इनके वर्ष याद करने में इसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो ये क्वेश्चन है, जो टाइम बाउंडेड का क्वेश्चन था, ये धीरे धीरे इसका ट्रेंड अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ज्यादा क्वेश्चन जब आता है, अब आजकल जो आता है वो एप्लीकेशन बेस्ड आता है। आपको ध्यान रखना है कि आजकल परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जा रहे हैं, किस तरह से उसकी उपयोग है। जितना उपयोगिता पे आधारित जो प्रश्न है उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। तो बहुत पहले का टर्म था कि हाँ सिर्फ साल याद करना है, साल याद करना है, कब हुआ है ये याद नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना है कि इसका बेसिक यूनिट क्या है। ठीक है, किस तरह से बना है, इसका जो एक आम समझ है, समझ आपको होना चाहिए, जिससे कि बाद में क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन ही आता है ज्यादातर। ठीक है, बाद में इससे जुड़े हैं रॉबर्ट विर्चो। ठीक है, ये तो स्लाइड एंड समान हो गया। बाद में इससे जुड़े हैं रॉबर्ट विर्चो। ठीक है, रॉबर्ट विर्चो जो है, इन्हीं इसी को, ये तो इनका जो है मौलिक इकाई वाला सिस्टम, इसको तो बताया ही है। इसमें इन्होंने अपना, अब इसमें, अच्छा ये तो पहले से दिया हुआ है, तो इसमें इनको अपना कुछ जोड़ना था। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, ये दोनों तो जो है ये बोल रहे हैं वो सब तो सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिए कि जो ये एक कोशिका है, ये मान लीजिए एक कोशिका है और ये है नई कोशिका, तो ये नई कोशिका बनेगी कैसे, ये जो नई कोशिका है ये बनेगी कैसे, तो ये अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनेगी। कैसे बनेगी? पूर्ववर्ती कोशिका। अब इसको ध्यान से समझेंगे कि नई और पूर्ववर्ती क्या है। जैसे आप नए हैं, आप हैं, अगर मान लीजिए आपका नाम है राम, ठीक है, तो आप एक नए हैं। आप किससे बने हैं? आप अपने पहले की कोशिकाओं से, अपने माँ और बाप के कोशिकाओं से, जो मदर फादर का जो सेल है उसी से बने हैं। यही इनका कहना है कि जो भी नया कोशिका बनता है वो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड के कुछ अलग रसायनों से मिलके बना है। ये नया कोशिका अपने पुराने कोशिकाओं का ही फल है। ये अगर पुरानी कोशिका नहीं होती तो ये नया कोशिका बन ही नहीं पाता। तो ब्रह्मांड के शुरुआत में किसी तरह का एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ, वहां से जीवन का शुरुआत हुआ, और उस जीवन के बाद से क्या है, एक कोशिका बनी, और उसी कोशिकाओं के निरंतर विभाजन से नई नई कोशिकाएं बनी। तो इनका विभाजन होता है, एक कोशिका है, इसके अंदर की जरूरी जो आवश्यक क्षमता है, इसको क्या किया जाता है, दो अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, और उससे दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इन दो नई कोशिकाओं के बनने के लिए पहले एक कोशिका, जो इनकी पूर्ववर्ती कोशिका होगी, उनका होना जरूरी है, और इसी से ये दोनों बनेंगे। ये किसका कहना है? रॉबर्ट विर्चो का कहना है। इन्होंने बोला ठीक है, इसी में जोड़ दिया।
तो अभी का जो सेल थियरी है, अभी का जो कोशिका सिद्धांत है, इसमें इनका भी काम है और इनका भी काम है, दोनों वैज्ञानिकों का काम इसमें डाला गया है। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ तक देख लिए कि कोशिका को सिद्धांत क्या है। कोशिका का सिद्धांत है कि जो भी जीवन है, पौधों का जीवन हो या जीव जंतु का हो, पूरी तरह से बना है कोशिका से। और वो कोशिका खुद कैसे बनी है, तो वो अपने पहले की पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी है। इन्हीं में विभाजन हुआ और इनके विभाजन के फलस्वरूप एक नई कोशिका बन गई। इस कोशिका का विकास फिर अब आगे होगा कालांतर में, और इससे फिर एक नई कोशिका का पुनर्जन्म हो जाएगा। तो इस तरह से नई नई कोशिकाएं बनती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत इतना है, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। इससे पहले का जो था उससे तो कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका कोशिका सिद्धांत जो है, ये जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई भी तरह का किसी भी तरह का डाउट हो, जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन आप कहाँ करेंगे? क्वेश्चन आप करेंगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जाइए, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको क्वेश्चन करिए। अगर मान लीजिए कुछ नया सीखे तो उसके बारे में बताइए कि हाँ ये नहीं जानता था, ये नया सीखा हूँ। उससे क्या होगा, हम लोग मोटिवेट मोटिवेट होंगे कि हाँ चलिए कुछ हम लोग का बात पहुंच रहा है आप लोग तक। और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है जो बढ़िया जो समझ में आए वो भी, और जो सवाल है उसको भी बताना है। जो छोटा मोटा सवाल होगा उसको वहीं पे कमेंट सेक्शन में जवाब में दे दूंगा, और नहीं तो उसको फिर नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, जिससे कि सभी छात्रों को, अगर मान लीजिए 2-4 छात्रों को सेम क्वेश्चन ही है, तो सबको उससे क्या हो जाएगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा। और मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो ये सब थोड़ा बहुत रिवाइज कराऊंगा, पूरा का पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा रिवाइज कराऊंगा ताकि पीछे से आप लिंकअप हो जाए। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज देख लिए किस किस चीज के बारे में, जीवन के बारे में देख लिए, किस तरह से जीवन होता है, जीवन की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, कोशिका क्या होता है, किस तरह से कोशिका के बारे में क्या क्या सिद्धांत दिया हुआ है, ये दोनों टॉपिक हम लोग आज देख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, जो भी सवाल हो उसको जरूर पूछना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ एक तरह से क्लास चलेगा, क्लास दोनों तरफ से चलेगा, इंटरेक्टिव रहेगा। आप सवाल करिएगा, हम जवाब देंगे, और इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, जो भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। ठीक है, और इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से धीरे धीरे सारा टॉपिक मैं कराऊंगा, पूरा का पूरा विज्ञान आपका हो जाएगा। अभी छात्रों का डिमांड था कि जीव विज्ञान शुरू किया जाए, तो जीव विज्ञान हो गया। अब इसके बाद जीव विज्ञान समाप्त करके फिर रसायन शुरू होगा, भौतिकी शुरू होगा। जैसा आप लोग बोलिएगा उस तरह से कराया जाएगा। ठीक है, और सब बच्चों के लिए है, 1 से लेकर 10 तक के लिए, कंपटीशन के लिए, जो भी सीजीएल वगैरह का भी जो क्वेश्चन आता है वहां तक के लिए, हर एक टॉपिक को डिटेल में, जो आपका मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बता दिया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, उसको आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, और इस तरह से जुड़े रहिए और निरंतर इस पे आपका क्लास होते रहेगा। चलिए ठीक है, तो और जो सवाल हो उसको आप भेज सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते। चलिए।